हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे कक्षा 10 का अंग्रेजी का पेपर 2024 का 1817 HM कोड का। देख सकते हैं आप। तो सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब पैसेज दिया था, पैसेज में 3 क्वेश्चन थे, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसको जो है आपको करना था इसी से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द टाउन हैमलिन वाज इन ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, साउथ या नॉर्थ। तो ये आप इसको पढ़ते तो आपको यहाँ पर मिल जाता नॉर्थ जर्मनी। नॉर्थ जर्मनी किस में है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ए टॉल मैन इन क्वीर लॉन्ग कोट डिमांडेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 पीस ऑफ गोल्ड। ये किस में है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्ट्रेंज। इस पैसेज में स्ट्रेंज शब्द का क्या मतलब है? तो यहाँ पर क्वीर शब्द हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन। द ट्रेन, खाली स्थान यहाँ पर है, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। तो यहाँ पर देखो आई रीच्ड मतलब यहाँ पर पास्ट का टेंस का वाक्य दिया है। अब यहाँ भरना क्या है? हैड करके वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी थी। तो मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है ये। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट्स नहीं होगा, स्टार्टेड नहीं होगा, बिल स्टार्टेड नहीं होगा, बचा क्या? हैड स्टार्टेड। ठीक है, तो हैड स्टार्टेड इसमें है, ऑप्शन नंबर सी में विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मोहन इज टेकिंग रेस्ट, खाली स्थान, ए टॉल ट्री। तो पेड़ के नीचे मतलब अंडर ए टॉल ट्री, इसमें जो हो जाएगा प्रीपोजिशन अंडर, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। मतलब जम्बल्ड वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, सी, लॉट ऑफ, बुक्स ऑफ, बारोड, हैज़, मी, फ्रॉम। इसको आपको सही क्रम में लिखना है, रीअरेंज करना है, व्यवस्थित क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका सी हैज़ बारोड ए लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम मी। इस तरह से विकल्प जो बी है विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? which of the following words is misspelled। वहाँ पर हो जाएगा बिलीव, मिसस्पेल्ड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द गैप विथ द सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पर जो गैप है इसमें क्या भरा जाएगा? प्रीपोजिशन। सी जम्प्ड द वेल टू सेव हर चाइल्ड। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? जम्प्ड द वेल मतलब जब जंप करते हैं तो कुछ गति होती है, क्या भरा जाता है? इनटू, मतलब प्रीपोजिशन इनटू हो जाएगा। इनटू किस में है? विकल्प बी में। विकल्प बी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, क्या पूछा गया था? आगे है क्वेश्चन नंबर 9, 10। इसमें क्या है? रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब पैसेज दिया है, पैसेज में 2 प्रश्न दिए हैं, 4 ऑप्शन है, जो सही होगा उसको करना था। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मतलब मंडेला के अनुसार जो है कौन सा व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है? तो ऑप्रेस्ड दिया है, ऑपरेसर दिया है, बोथ ए एंड बी दिया है, नॉन ऑफ देम दिया है। तो उनके अनुसार जो है एक कैदी के रूप में व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र नहीं थे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑपरेसर हो जाएगा, मतलब उत्पीड़क। ऑप्शन नंबर ए जो है विल बी द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। मतलब एक व्यक्ति जो दूसरे इंसान की आज़ादी को छीन लेता है उसको एक शब्द में हम कहते हैं ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, मतलब घृणा का कैदी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड मतलब घृणा का कैदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 11 से 13 में क्या कहा गया है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर? मतलब लैंचो ने कितने पैसों की मांग की थी? 100 पीसोज, 1000 पीसोज, 10 पीसोज, 500 पीसोज। तो यहाँ पर उसने 100 पैसों की मांग की थी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है विल बी द करेक्ट आंसर, 100 पीसोज हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन? मतलब मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र का सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, महान धन क्या है? तो उनके अनुसार इट्स पीपल, मतलब उसको उसके जो हैं लोग हैं धन, मंडेला के अनुसार। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया था? व्हाई डज अना वांट टू कीप अ डायरी? एना फ्रैंक जो थी वो डायरी रखना क्यों चाहती थी? क्योंकि उसका कोई रियल फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड नहीं था। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, मतलब ऑप्शन नंबर जो ए दिया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तक हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 में क्या दिया गया है? रीड द गिवन स्टैट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब पैसेज को पढ़िए, 2 क्वेश्चन दिए हैं इसमें, उसके 4 ऑप्शन है, जो सही है उसको करना था। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes as the brilliant stars. ये आपका था ए टाइगर इन द जू लेसन से। व्हाट इज़ द टाइगर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स विजिटर्स? तो आपका जो है इग्नोरिंग हो जाता है यहाँ पर, इग्नोरिंग। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर इसी का प्रश्न है, व्हाट इज़ पेट्रोलिंग एट नाइट? तो कार्स था इस लेसन से, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 में क्या था कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु वाज द थीप इन द स्टोरी द थीप्स स्टोरी? मतलब थीप स्टोरी में जो थीप कौन था, थीप्स स्टोरी में थीप कौन था? तो वही थे जो नरेटर थे, मतलब हरी सिंह। विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। इस तरह से अगला प्रश्न क्या है? व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम? ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी? ट्रिकी एक डॉग था, तो वो जो है अधिक भोजन करने और व्यायाम करने का शौकीन, व्यायाम नहीं करता था, भोजन अधिक खाता था, इसलिए जो है वो बीमार पड़ गया था। इसका जो है हो जाएगा वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन जो था वो किस प्रकार का व्यक्ति था? लॉलेस पर्सन, मतलब कानून की अवहेलना करने वाला था। नंबर बी, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, मतलब सही है, ये भी सही है, मतलब बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इब्राइट वाज बॉर्न इन, ये भी साइंटिस्ट थे, तो इनका जन्म जो हुआ था रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मटिल्डा ऑलवेज रिमाइंड, मटिल्डा जो थी वो हमेशा क्या रहती थी? अनहैप्पी रहती थी, मतलब अनहैप्पी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पार्ट ए खत्म हो गया है, आता है पार्ट बी रीडिंग। तो आपको इसको पैसेज पढ़ना था, इसी से आपको लिखना था। 3 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के यहाँ पर आपके, और एक था 1 नंबर का, तो इसको छोड़ते हैं, इसको करना था आपको। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था उसने राइटिंग स्किल्स में, कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। आर करके दिया था, ये नहीं आता है, तो ये कीजिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट यू 7 days लीव एज यू आर इल। तो आप लिख सकते थे, पहले आप एड्रेस डालते, मेंशन एड्रेस जो होता, उसके बाद डेट, फिर डियर जो नाम लिखना था अपना, फिर आई एम फाइन एंड होप सम फ्राम यू, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई सिस्टर हैज़ बीन सेटल्ड, द मैरिज विल टेक प्लेस ऑन, डेट डाल देते जो डालना था। आई इन्वाइट यू टू ज्वाइन द सेरेमनी अलॉन्ग विथ योर पेरेंट्स,
ट्राई टू कम अ फ्यू डेज अर्लियर. I hope you will not disappoint me. Anxiously waiting for your arrival. Your loving friends डाल देते, बस हो जाता आपका. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया था कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों के महत्व के बारे में लिखना था आपका. अबाउट 80 से 100 वर्ड्स में लिखना था. ये आपका था 6 नंबर का था. तो आपको हिंट्स दिया गया था. टाइप ऑफ ट्रीज, दियर यूटिलिटी, इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट दैट दे गिव ट्रीज एंड ह्यूमन हेल्थ, योर इम्प्रेशन. मतलब हिंट दिया हुआ था, आपको ऑन वर्ड में लिख सकते थे. ये नहीं आता था. आर करके दिया था क्या कि राइट एन आर्टिकल ऑन अ बर्थडे पार्टी इन अबाउट 80 से 100 वर्ड में लिखना था. कीपिंग इन द माइंड फॉलोइंग पॉइंट्स. इसके भी दिए थे हिंट, तो आप लिख सकते थे. चलते हैं अगले प्रश्न की ओर. अब आता है आपका ग्रामर स्किल. ग्रामर स्किल आता है आपका. तो पहले में क्या दिया था 4 नंबर. ग्रामर्स की स्टार्टिंग होती है रीडाइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. यहाँ पर देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को आया था, 2 नंबर का आया था आपका. तो कैसा वाक्य आया था देखते हैं कि द टीचर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस था. और व्हाई है, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है. किस टेंस का वाक्य है तो व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था ये, और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस था. तो इसको कैसे बनाते, तो इसको आप बनाते द टीचर. जब सेकेंड टाइप होता है तो सेड टू को हम आस्क्ड में जो है चेंज कर देते हैं. द टीचर आस्क्ड मी. फिर ये व्हाई जो कहते हैं हम लिख लेते. फिर देखते हैं यहाँ पर यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार. ऐसे इसको समझ सकते हैं आप. सन बटा 123. एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, एन फॉर नो चेंज. ये 1 2 3 क्या है, ये तीनों आपके पर्सन समझ लीजिए. पर्सन है यहाँ पर पर्सन. तो पर्सन आपके हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई और वी, सेकंड में आता है यू, और थर्ड में ही, सी, नेम, इट और दे. तो जो फर्स्ट पर्सन होंगे, फर्स्ट पर्सन चेंज होंगे सब्जेक्ट के अनुसार. सेकंड पर्सन जब होगा तो वो चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार. और जो थर्ड पर्सन होंगे वो नो चेंज. तो यहाँ तक हो गया. द टीचर सेड टू का हो गया आस्क्ड मी. फिर वाई लिख लिया. अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है चेंज होगा किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो वही यहाँ पर हो गया वाई. फिर सहायक क्रिया यहाँ पर इज एम आर को वाज वेयर में चेंज करते हैं. यहाँ पर पहले प्रोनाउन चेंज करेंगे. यू कौन सा पर्सन है, यू है आपका सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार. तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मी का सब्जेक्ट हो जाएगा. प्रोनाउन यहाँ पर आई. अब यहाँ पर आर का चेंज होगा पास्ट में वाज या वर. तो आई के साथ वाज या वेयर दोनों लगते हैं, तो एक लगा लिया. वाई आई वाज. फिर नॉट, आगे डूइंग. अब देखो यू के साथ था योर वर्क. अब आई के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, माई वर्क हो जाएगा. क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा. ये करना था. तो पूरा क्या बना, द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज नॉट डूइंग माई वर्क. ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच. अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस. पैसिव बनानी थी. द किंग डिड नॉट किल द टाइगर. तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था इसको. तो यहाँ पर बना देते द टाइगर डिड नॉट, वाज नॉट, द टाइगर वाज नॉट. वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाई प्लस ऑब्जेक्ट मतलब बाई द किंग. ये बनाना था. तो द किंग, द टाइगर जो था वो बन गया सब्जेक्ट, सहायक क्रिया वाज नॉट हो गया.
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किल का किल्ड हो गया। नए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने बाई लगा दिया। फिर सब्जेक्ट था द किंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया था किंग। द टाइगर वॉज नॉट किल्ड बाई द किंग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट करना है, मतलब पंक्चुएट में क्या होता है, विराम चिन्ह लगाने, कहाँ पर फुल स्टॉप, कहाँ पर कामा, कहाँ पर इन्वर्टेड कामा, कहाँ पर सेमी कॉलन कॉलन, कहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज होता है, ये सब। तो यहाँ पर देखो, रमेश सेड टू मोहन आर यू नॉट गोइंग टू प्ले टूडे। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, रमेश में देखो स्मॉल आर बना है, इसको सबसे पहले आपको करना था और इसका कैपिटल। रमेश सेड टू मोहन, मोहन का एम यहाँ पर कैपिटल, फिर यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा लगाते, आर यहाँ पर ए बड़ा हो जाता, आर यू नॉट गोइंग टू प्ले टूडे क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये बन जाता आपका पंक्चुएट। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डी नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। मतलब ये आपका दिया था स्टोरी, इसको बनानी थी, ये था 4 नंबर का आपका। क्या था स्टोरी में, मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था। तो कैसे बनाते, मैं आई जा रहा था, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, वाज या वेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता। तो आप बनाते आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, टू मार्केट, फिर विथ माई पेरेंट्स, फिर यहाँ पर कल है, मतलब बीता हुआ कल जा रहा था, बीते हुए कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, तो यस्टरडे। आई वॉज गोइंग टू मार्केट विथ माई पेरेंट्स यस्टरडे। फिर अगला क्या है, रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला। रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला, आई मेट माई क्लोज फ्रेंड ऑन द वे। उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया, उसने मुझे बताया, मतलब ही टोल्ड मी, बारे में अबाउट, अपने माता पिता के, हिज पेरेंट्स, मतलब ही टोल्ड मी अबाउट हिज पेरेंट्स। फिर हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए, हम दोनों, बी वर बोथ, हम दोनों हुए, वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्न हुए, जानकर, टू नो, जानकर, अबाउट माने बारे में, ईच अदर एक दूसरे के, मतलब वी वर बोथ वेरी हैप्पी टू नो अबाउट ईच अदर। ये बन गया। अब आता है लिटरेचर, जिसमें क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 कि आंसर द क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड ईच। मतलब इन प्रश्नों के उत्तर देने थे आपको 30 या 40 वर्ड में। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट मेड लैंचो एन एग्री, आर करके था, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। लैंचो क्यों नाराज हुआ, अथवा मंडेला के अनुसार जो है कौन स्वतंत्र नहीं था। तो दोनों ऑप्शन, दोनों क्वेश्चन अच्छे थे। यहाँ पर व्हाट मेड लैंचो एन एग्री, एन एग्री क्यों हो गया था, तो लैंचो एन एग्री, लैंचो वाज एन एग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी दैट गॉड हैड sent him. He found amounted to 70 pesos only, whereas he had asked for 100 pesos. मतलब उसने 100 पैसों की मांग की थी ईश्वर से, लेकिन उसको 75 pesos ही मिले थे, इसलिए वो एनएग्री हो गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या था, बी नंबर, व्हाट डिड वली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस। आर करके दिया था, मतलब दोनों में से कोई एक करना था। अगला प्रश्न क्या आया था, व्हाट मेड एना फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। एना ने अपनी डायरी में अपने पिता और दादी जी के बारे में क्या लिखा था, तो उसने क्या लिखा था, एना फेल्ट दैट हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर शी हैड एवर सीन। एना remembered her grandmother even after her death. She wrote in her diary that no one knew how often she thought of her grandmother and still loved her. ये था आपका 3 नंबर का। प्रश्न नंबर 6 आगे क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 2 क्वेश्चन थे, एनी वन करना था। हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस किसा गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल। अगला प्रश्न था, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। दोनों में से एक करने थे, तो आप कोई भी कर सकते थे, जैसे कि
हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस किस्सा गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल, मतलब गौतम बुद्ध ने किस्सा गौतमी को मृत्यु की वास्तविकता का एहसास कैसे कराया। तो उन्होंने कहा था किस्सा गौतमी से कि किसी के यहाँ किसी एक घर से जाओ और मुट्ठी भर जो है सरसों के दाने ले आओ और उस घर से लाना जिसमें आज तक किसी का मतलब किसी की डेथ ना हुई उस घर में। तो द बुद्धा आस्क्ड हर टू फाइंड अ हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ लव्ड वन, but Kissa was unable to find any such house. She then saw flickering light of city and realized uh, that people lips are similar to these lights which rise and then extinguish. In this way, she realized that life and death is a normal process. ये लिखना था आपका 4 नंबर का था। अगला क्या था प्रश्न? प्रश्न नंबर 7, वाई डज द पोइट होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। ये आपका था फायर एंड आइस लेसन से पार करके दिया है। राइट 4 लाइन्स एनी फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। कोई पोएम लिखनी थी। ये कितने नंबर का था? 3 नंबर का। मतलब ये प्रश्न क्या कह रहा है, वाई डज द पोइट होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। जो कवि है वो क्यों उसमें पड़ जाता है आग का पक्ष लेने वालों के समर्थन में, साथ क्यों है? तो द पोइट होल्ड्स विथ फेवर फायर बिकॉज ही डज नॉट वांट हेटेड टूवर्ड्स एनी अदर ह्यूमन बीइंग एंड डिजायर इन मच बेटर देन हेटेड। या फिर आप पोएम भी लिख सकते थे। यहाँ पर क्या पूछा गया था आगे, सेंट्रल आइडिया लिखनी थी डस्ट ऑफ स्नो की, टाइगर इन द जू की, फायर एंड आइस की। तो आप फॉग की लिख सकते थे यहाँ पर पोएम 4 लाइन की कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल गाइड फीट्स इट्स इट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी एंड साइलेंट हंचेस एंड देन मूव्स ऑन। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 से 50 वर्ड में लिखना था। 3 अंक का था आपका। तो डस्ट ऑफ स्नो की आप लिख सकते थे। या फिर टाइगर इन द जू की लिख सकते थे, फायर एंड आइस की लिख सकते थे। डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस के जो हैं वो पोइट्स एक ही हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो डस्ट ऑफ स्नो में क्या था, आप लिख सकते थे कि इट इज़ अ फाइन पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। तो द पोइट वाज इन ए डिप्रेसिव मूड फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ए क्रो शेक्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, नहीं सॉरी, a crow shakes off the dust of snow on the poet. The snow changes the poet's mood and makes him happy. He was wasted a part of his day regretting by now with the change of mood, so he wants to utilize the rest of the day. Fire and Ice की भी लिख सकते थे आप। The poem Fire and Ice is composed by the Robert Frost. इन दिस पोएम द पोएट प्रेडिक्ट्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कहा था संसार का अंत होगा जिस 2 तरह से, एक आग से हो सकता है या फिर बर्फ से। देयर आर 2 बीब्स हेयर, वन इज फायर एंड अदर आइस, बट द पोएट थिंक्स आल्सो दैट 2 evils of desire and hatred can do the same destructions of the world as the fire and ice can. अगला प्रश्न क्या था, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। ये था आपका, मतलब 2 प्रश्न दिए थे, इसमें से किसी एनी वन करना था, कोई एक करना था। व्हाट वर द रीजन्स फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस। मटिल्डा के अनहैप्पी रहने का क्या कारण था, क्या रीजन था। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज। हरी सिंह जो था वो किस प्रकार का चोर था। एनी वन करना था तो आप कर सकते थे कोई भी।
जैसे व्हाट वर द रीजन्स फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस, मटिल्डा के अनहैप्पी रहने का क्या कारण था। तो मटिल्डा वाज अनहैप्पीनेस बिकॉज शी हैड नो डाउरी, नो होप, no means of becoming known. She was pretty woman and she felt that she was born for her luxuries. She wished to marry a rich person, but क्या होता है, she was unlucky because she was born in poor family, so she was married of a clerk. इसमें से करना था। उसके बाद 10th में दिया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए थे कि एनी वन करना था, 60 वर्ड मतलब 60 शब्दों में आपको आंसर देने थे। 4 नंबर का था, वो 3 नंबर का था। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा का चरित्र चित्रण कीजिए या फिर डिस्क्राइब व्याख्या कीजिए द रोल ऑफ भोलीज टीचर, रोल भूमिका की भोलीज टीचर, भोली के टीचर की अध्यापिका की इन हर लाइफ उसके जीवन में। तो भोली लेसन से आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन था, इसको कर सकते थे आप कि सी इनकरेज्ड मतलब टीचर इनकरेज्ड भोली एवरी टाइम एंड वाज अफेक्शन टूवर्ड्स हर, और सी आस्क्ड भोली टू पुट असाइड हर फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू स्पीक प्रॉपरली। उस मतलब अध्यापिका जी ने उसको साहस भर दिया था जबकि वो बोलने में प्रॉपरली नहीं बोल पाती थी। सी ट्रांसफॉर्मेड भोली टू इनटू कॉन्फिडेंट गर्ल, अध्यापिका जी ने ही जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था, उसका परिवर्तन ला दिया था उसमें, भोली में उसको जो है कॉन्फिडेंट गर्ल बना दिया था। और हु कुड रीड राइट एंड स्पीक, अब वो बोल सकती थी, लिख सकती थी प्रॉपरली, उचित तरीके से, अच्छे तरीके से। हु कुड रीड राइट एंड स्पीक प्रॉपरली which is what eventually led to her having self respect and dignity। इस तरह से आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।